यहां पर जो सरकार के कामकाज रहे, देखिए 80 घंटे अभय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, बाकी ढाई ढाई साल उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की महायुति वालों ने और उसमें अपने 2.5 साल के कामकाज का लेखा जोखा दिया कि हमने क्या कमाल काम किया और कैसे डब्बा गोल कर दिया महाराष्ट्र का 2.5 साल में उद्धव ठाकरे ने। तो किसने कितना काम किया, क्या इस बात का भी इनाम या सजा इस चुनाव में दी जाएगी? संदीप, आपको याद होगा कि यशवंत देशमुख ने एक ट्रैकर चलाया था एबीवी के ऊपर, जिस ट्रैकर से ये उन्होंने देखा था कि कौन सा मुख्यमंत्री प्रदेशों का वो बेहतर काम कर रहा है। उसकी उन्होंने एक रेटिंग दी थी। उस रेटिंग में उद्धव ठाकरे की रेटिंग बहुत ही बढ़िया थी। अब मुझे बहुत ठीक ठीक याद नहीं है कि उसके मानक क्या थे, लेकिन जो टॉप फ्लाइंग चीफ मिनिस्टर्स थे उसमें उद्धव ठाकरे उसमें से एक थे। उनकी रेटिंग बहुत अच्छी थी। हालांकि वो अपनी पार्टी नहीं संभाल पाए, अपने संगठन, उनका संगठन उनके हाथ से निकल गया, उनके साथ बहुत बड़ा भितरघात हुआ, वो सारी बातें लेकर और वो अपने बस कुछ लोगों से ही घिरे रहते हैं। कोरोना काल, वो तो किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, सबके लिए, किसी भी सरकार के लिए एक मुश्किल वक्त होता ही है। उस वक्त एक एंटी इनकम्बेंसी की मार भी झेलनी पड़ी थी। जी जी जी। तो मैं कह रहा हूं कि जहां तक मुख्यमंत्री होने का और उसकी उपलब्धियों का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे से काफ़ी पीछे होंगे। हालांकि देर हो गई उनको, स्मृति एकनाथ शिंदे के शासन की ज़्यादा है, उनकी कम है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि देखिए, हरियाणा के चुनाव के बाद में महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसके राष्ट्रीय राजनीति पर भाजपा का मोमेंटम क्या है और इंडिया गठबंधन का मोमेंटम क्या है, इसके ऊपर बहुत असर पड़ेगा। वो असर इसलिए पड़ेगा कि महायुति को पता है कि अगर ये विधानसभा चुनाव हार गए तो महायुति खत्म हो जाएगा, महायुति नहीं बचने वाला, ये उसके लिए करो मरो की लड़ाई है। और लेकिन महाविकास आघाड़ी को पता है कि वो चुनाव में जो भी प्रदर्शन हो, महाविकास आघाड़ी के बचे रहने की संभावनाएं ज्यादा हैं। तो दूसरी बात, कांग्रेस के पास यहां गलती करने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि यहां पर मुझे लगता है कि जो रणनीतिक मर्म है महाविकास आघाड़ी का, वो शरद पवार के पास है, वो कांग्रेस के पास या उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। आपको ध्यान होगा, शरद पवार ने कहा था कि किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं होगा। उसके बाद किसी ने उनकी बात का खंडन नहीं किया, उनकी बात को कुल मिला के मान ही लिया गया। थोड़ा बहुत हीला वाला अंदर हुआ होगा, लेकिन आमतौर पर ज्यादा हीला वाला नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि शरद पवार उसको नियंत्रित करेंगे और 100 और 88 इस तरह से एक फार्मूला, इसके आसपास फार्मूला बनेगा जिसमें सीटों का उनका बंटवारा होगा। लड़ाई बहुत ही जबरदस्त होगी, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर इस सरकार ने, महायुति सरकार ने पैसा खर्च किया है। जब लाडला भाई योजना है, उसको आप देखिए कितनी जबरदस्त। सीटों के बंटवारे की जब बात कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल क्या महायुति के सामने, एनडीए गठबंधन के सामने भी मुंह बाय खड़ा है, क्योंकि बीजेपी और खास हरियाणा में इस अप्रत्याशित जीत के बाद तीसरी बार लगातार जो वो जीते हैं, अब तो वो 150 प्लस की सीटों पर ताल ठोकेंगे। देखिए, हरियाणा के चुनाव में क्या नतीजा रहा है, इसके आधार पर महाराष्ट्र में तो सीट नहीं तय हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। बीजेपी जो भी दावा करती रहे, ये तो बीजेपी का अपना उत्साह है कि भाई हम जोश में हैं। उनके जोश से क्या दूसरों का, उनके जो गठजोड़ पार्टनर हैं, वो थोड़ी ना अपनी उम्मीदें नीचे कर देंगे। ये महाराष्ट्र और हरियाणा बहुत दूर है, बहुत अलग अलग है। जानकारी जो मिल रही है कि भाई 145 से 155 के करीब बीजेपी और एकनाथ शिंदे को 85 से 90 सीटों पर मान जाएगा या नहीं मानने वाला है? 130 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी, जो अंदर से खबर आ रही है, जो अंदाजा लगता है वो ये है कि 130 सीटों के आसपास भाजपा का दावा है कि हमें मिलनी चाहिए। बाकी लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको 130 से भी कम इनको रखा जाए, क्योंकि लोकसभा में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा वहां पे। अगर महाराष्ट्र के वोटर के, हरियाणा के वोटर और महाराष्ट्र के वोटर में तो जमीन आसमान का अंतर है, वो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो जो वहां का वोटर जो है ना, वो वोटर अलग तरह का वोटर है, और वहां की, महाराष्ट्र की समस्याएं अलग अलग हैं। वहां आरक्षण का सवाल है जो हरियाणा में मौजूद नहीं था, कई ऐसी बातें हैं जो हरियाणा में दूर दूर तक मौजूद नहीं थी। ये दो बिल्कुल अलग अलग चुनाव हैं। ये अब जो आरक्षण की बात आपने कर दी, हमने दलित, मुसलमान, मराठा वोट बैंक की तो बात की, ये पिछड़ा जो तबका है, जो ये वोट बैंक है संजय, ये कितना बड़ा फैक्टर होगा? क्योंकि मराठा आरक्षण के बरक्स एक पिछड़ा कार्ड भी अब खेला जा रहा है, छगन भुजबल भी लगातार उसे खेल रहे हैं। अब तो क्रीमी लेयर की जो लिमिट है वो 15 लाख से ऊपर करने का प्रस्ताव भी भेजा गया है। तो जाति का कार्ड जो है, पिछड़ी जाति,
वो किधर जाती दिख रही है? देखिए संदीप, मुझे लगता है अभी हाल ही में जिस तरह का विश्लेषण हम सब कर रहे थे हरियाणा में, उससे थोड़ी सबक लेनी चाहिए। और हरियाणा के चुनाव को हम हमेशा कह रहे थे जाट वोट, लेकिन जाट वोट काम नहीं हुआ। और पता है कि जाट वोट तो गया कांग्रेस की तरफ, लेकिन दूसरी जातियों ने खेल बिगाड़ दिया कांग्रेस का। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ओबीसी वोट का क्या रुख रहेगा, ओबीसी वोट इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइज के दृष्टिकोण से तकरीबन 40, 45, 50% होंगे। लेकिन जो तमाम दूसरी जातियां हैं, मुझे लगता है सारी जातियों के वोट अपने आप में सबकी एक अहम भूमिका होती है। अगर आपकी संख्या कम भी है, लेकिन पार्टी ने अगर उस वोट बैंक को अपनी ओर साधने में सफलता हासिल की तो उसे उसका फायदा मिलता है। इस वक्त तो मुझे यही लगता है संदीप कि बहुत भरोसे से तो कुछ कह पाना मुश्किल है कि ओबीसी का वोट किधर जाएगा। बटा हुआ मुझे लगता है इस वक्त भी दिखाई पड़ता है। और ये कह सकते हैं कि किसी भी पार्टी को 15 या 20% की लीड किसी एक समुदाय में, खासकर ओबीसी समुदाय में होता हुआ इस वक्त दिखाई नहीं पड़ता। अब ऐसे में आप सभी मेहमानों से मैं गुजारिश करूंगा, 2 राउंड करते हैं रैपिड फायर सवाल जवाब के। सवाल 2 ही होंगे, छोटे छोटे जवाब चाहूंगा विजय त्रिवेदी। सबसे बड़ा मुद्दा जो महाराष्ट्र के चुनाव को तय करेगा नतीजों को आपके नजर में? जातियां तय करेंगी मेरे ख्याल से। यदि शिंदे और उद्धव ठाकरे को छोड़ दें तो जातियों को किस तरह से सब पार्टियां बैलेंस कर रही हैं या अपनी तरफ खींच रही हैं। आरक्षण भी उसमें एक बड़ा मुद्दा है जिसको हम समझते हैं कि वो उस पर बड़ा काम हो रहा है। और महाराष्ट्र के लिए ये कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स इलेक्शन है। जातीय समीकरण। जातीय समीकरण दिबांग, मैं सहमत हूँ, जातीय समीकरण होगा। देखिए लॉ एंड ऑर्डर होगा, जिस तरह से फडणवीस उसमें हैं, बाबा सिद्दीकी की हत्या एक बड़ा मुद्दा बनेगा क्या? उसके बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा, लेकिन कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था का एक मुद्दा जरूर होगा, वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जाति समीकरण तो हर चुनाव में रहते हैं। महाराष्ट्र अस्मिता, इसको उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र आघाड़ी जितना ज्यादा जो है फोकस कर पाएंगे उतना ही चुनाव को प्रभावित करेंगे। अब मैं मानता हूं कि जो मराठी अस्मिता और महाराष्ट्र अस्मिता का सवाल है, वो सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। और जातियों का प्रश्न, ओबीसी के, संजय जी ओबीसी के बारे में जो बात कह रहे थे, सवाल ये है कि किस पार्टी के पास कौन सा ऐसा चेहरा है जो कि ओबीसी को एक कैटेगरी के तौर पर अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जाट चेहरे को छोड़ के किसी को नेतृत्व में सामने उतारा ही नहीं, उसको नुकसान हुआ। आशुतोष, आपके निगाह में सबसे बड़ा मुद्दा जो नतीजे तय करेगा? कांग्रेस की बात कर रहे थे। हाँ, अनम्यूट कीजिए आशु। संदीप, आज एक अच्छी बात यह हुई है, या जो भी आप अपने हिसाब से देख लें, आज नरेंद्र मोदी फैक्टर की चिंता महाराष्ट्र के चुनाव में नहीं की गई है। 2 चीजें होंगी। पहला, 5 साल का एंटी इनकम्बेंसी, जो एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ। दूसरा, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले या कांग्रेस के बीच का कोऑर्डिनेशन, और देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और ये जो आपके शिंदे, इनके बीच का कोऑर्डिनेशन, समन्वय बहुत कितना, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला। किसका बेहतर होगा? एक लाइन में ही अब जवाब चाहूंगा। तैयारी, हम जायजा ले रहे थे, तैयारियों में कौन भारी पड़ता दिखाई दे रहा है विजय? एनडीए या इंडिया? फिलहाल एनडीए जो है तैयारियों में मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन महाविकास अघाड़ी को कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। दिबांग, देखिए जो सरकार है उसकी बहुत तैयारी है, और जिस तरह से उन्होंने अपने कार्यक्रम लॉन्च किए हैं और इसमें जिस तरह का उनको इनपुट मिल रहा है, मध्य प्रदेश के पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जिस तरह से वो इनपुट दे रहे हैं, मेरे ख्याल से वो पूरी उनकी तैयारी कहीं ज़्यादा दिखाई देती है। तैयारी में एनडीए भारी है, लेकिन इतना जरूर है कि महाविकास आघाड़ी ने भी सबक लिया है और वो भी मैदान में आ गए हैं। अब देखिए राजस्थान में योजनाओं की बहार थी और सब लोग मान रहे थे कि योजनाएं ही अशोक गहलोत की नैया पार करा देंगी। मतलब तो केवल योजनाओं पर भरोसा करके तो नहीं हो सकता है। चुनाव तो जम के होगा और बहुत कड़ी लड़ाई होगी। अभी मुझे महाविकास आघाड़ी थोड़ा सा आगे लगता है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते आखिर में कहा जाएगा। देखिए तैयारी की तैयारी ठीक है। अभी जब आप बात कर रहे हैं तो 3% डीए बढ़ा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एमएसपी भी बढ़ा दिए कई फसलों को लेकर। मुझे लगता है कि ये डेस्परेशन के साइंस हैं। आघाड़ी अभी आगे है, अब कितना आगे है ये कहना मुश्किल होगा। संजय, अब मुझे लगता है कि चुनावी टक्कर होने वाली है और तैयारी भी बराबर की जैसी, इस वक्त दोनों गठबंधनों की तैयारी भी मुझे बराबर जैसी दिखाई पड़ती है। तो तैयारियां हो गई हैं, शंखनाद भी हो गया है, मुद्दे सामने आ रहे हैं,
कौन बेहतर प्ले आउट करेगा अपनी रणनीति, समन्वय किसमें ज्यादा बेहतर रहेगा, ये आने वाले 35 दिन इसकी गवाही देने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।